लीनियर मोशन का। कौन से मोशन का बच्चा? लीनियर मोशन का। और एक मोशनल ईएमएफ का पार्ट होता है रोटेशन मोशन का। मतलब कहने का मेरा आप लोगों से यहां पर यह है कि एक मोशनल ईएमएफ के अंदर क्या होता है, कोई भी रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करती है। कौन मूव करती है बेटा? रोड, कंडक्टिंग रोड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कौन मूव करती है बेटा? कंडक्टिंग रोड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, बाहर से पेन लाके देने हैं। कंडक्टिंग रोड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L, बताया था मैंने आपको। बोलिए बेटा, V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L। देन ईएमएफ जो डेवलप होता है, याद आ रहा हो तो क्या होता है बेटा? E इक्वल टू VVL। और ये तभी होगा जब ये तीनों, ये कंडीशन अप्लाई होगी कि तीनों एक दूसरे से क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें अपन ने दो वैरायटी की प्रॉब्लम देखी थी, एक ओपन सर्किट वाली प्रॉब्लम देखी थी, एक अपन ने क्लोज सर्किट की प्रॉब्लम देखी थी दो वैरायटी की। ठीक है, अब आज अपन इसी मोशनल ईएमएफ को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्ट के अंदर क्या होगा बेटा? इस मोशनल ईएमएफ वाले पार्ट में कोई भी रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। क्या करेगी बेटा? रोटेट करेगी। आप इस पार्ट को हटा दीजिए। ठीक है, जो मैं बताता हूं आप वो देखिएगा। इस प्रकार से स्थिति है कि सपोज करो कोई मैग्नेटिक फील्ड है मौजूद। क्या है बेटा? कोई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? तो कोई कंडक्टिंग रोड है, सपोज कीजिए कंडक्टिंग रोड है, उसको इस पॉइंट से अपन ने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। और अपन ने सपोज करो इस एंड को इधर से वेलोसिटी दे दी वेलोसिटी। सपोज करो इसकी रोड की लेंथ है L लेंथ है। कितनी लेंथ है बेटा? L लेंथ। अब इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया और अपन ने इसको वेलोसिटी दे दी। तो आप एक बात देखिएगा, स्थिति क्या बनेगी? ये पूरी रोड कौन सा मोशन करेगी? सर्कुलर मोशन करेगी। ये वाला पॉइंट भी इधर से कौन सा मोशन करेगा बेटा? सर्कुलर मोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए बेटा। अरे यार, कौन सी वेलोसिटी दे दी इस पॉइंट को फिक्स करके? लीनियर वेलोसिटी दे दी बेटा। अब आप एक बात देखिएगा, यहां पर आप वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर देख सकते। लेंथ एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी वाई एक्सिस में। पर्टिकुलर एलिमेंट देख लीजिए। लेंथ काय में बेटा? एक्स एक्सिस के अंदर। वेलोसिटी काय में? वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड काय में? जेड एक्सिस में। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? यहां पर क्या बता रहा हूं बेटा? लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? मोशनल ईएमएफ E आएगा। E की वैल्यू कितनी होगी? आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, एक हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ लेंगे बेटा dx लेंथ। कितनी लेंथ लेंगे? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सवाल यहां पे उठता है ऐसा क्यों? तो आप एक बात देखिएगा, E इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ BV dx के बराबर। आप बोलोगे सर BVL पढ़ा हमने तो। बेटा यहां पर हर एक स्मॉल स्मॉल dx एलिमेंट के लिए अलग अलग DE EMF आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बोलिए बेटा ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं। हर पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी V की वैल्यू बेटा अलग अलग होगी। ये जो V है ना बेटा, ये अलग अलग होगा। क्यों? आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, V इज इक्वल टू होता है ओमेगा R। R बढ़ता है तो V बढ़ता है। मतलब जो एलिमेंट सेंटर से दूर है, जो एलिमेंट सेंटर से क्या है बेटा? दूर है, उसका R ज्यादा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, वहां पर EMF कुछ और होगा। नहीं समझे? उसकी वेलोसिटी अलग हो गई ना। जो एलिमेंट सेंटर से पास में है वहां पर R कम। बोलो बेटा, R कम, वेलोसिटी कम, वहां पर EMF भी कम होगा। नहीं समझे? तो हम क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट का EMF निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना बेटा? DE। उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो BV dx। कितनी होगी बेटा? उसकी लेंथ हो गई dx, उसकी वेलोसिटी हो गई v और मैग्नेटिक फील्ड हो गई b। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। dx को कंसीडर कर रखा है x एक्सिस में, वेलोसिटी है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। नहीं समझ आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोशन, क्या बेटा? इंड्यूस ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट dx। बट इफ यू वांट टू फाइंड कंप्लीट ईएमएफ फॉर दिस रोड, तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसको जीरो से लेके कहां तक बेटा? L लेंथ तक। dx कहां से कहां तक? जीरो से लेके L तक। इंटीग्रेट करना सीखिए। अब आप एक बात देखिएगा, यहां पर क्या होएगा अगली स्टेप में बेटा? d का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? E। अगली स्टेप में v को लिखूंगा मैं क्या बेटा? ओमेगा x dx। क्यों? x दूरी पर, कोई भी x दूरी मान ली मैंने। कितनी दूरी मान ली बेटा?
एक्स, एक्स वेरी कर रहा है, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो जीरो लेंथ से लेके तो एल लेंथ तक वेरी कर रहा है। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा, जीरो लेंथ से लेके तो एल लेंथ तक वेरी कर रहा है। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेके एल तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इन ए रोड, रोटेटिंग रोड, जो रोड रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, उसके अंदर मोशनल ईएमएफ। बात आ रही है समझ में आपको मेरी सभी को, उसके अंदर क्या बच्चा, मोशनल ईएमएफ, जो रोड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, कितना बेटा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। कंडक्टिंग रोड ले लूं मैं, एक व्हील ले लूं, सभी के अंदर मोशनल ईएमएफ कितना होगा बेटा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। क्लियर है बेटा। एक और कंसेप्ट है यहां पे आप लोग देखेंगे, सपोज करिए इस प्रकार से कोई डिस्क और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, आ रही है, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, बहुत शानदार कंसेप्ट है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पीवाईक्यू में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा ये वाला कंसेप्ट। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, रेगुलरली क्या बढ़ा रहा है बेटा, थीटा एंगल बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है। आज एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं, जैसे कि ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे के वैसे बेटा एक होता है सेक्टर का एरिया जो थीटा एंगल बनाता है, उस सेक्टर का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर। याद रखना सेक्टर का एरिया होता है, क्या होता है सेक्टर का एरिया, हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, लिख लिया अपन ने, थीटा क्या चीज है, तो बनने वाला एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा टी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा ओमेगा टी, लिख दी। अब आप एक बात देखिएगा, इसके अंदर ईएमएफ आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसमें ईएमएफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स इसके साथ जो लिंक कर रहा है वो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है मतलब इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या आ रहा है बेटा, इंड्यूस करंट आ रहा है। ये लूप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इससे लिंक करा हुआ फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट। नहीं समझा आप मेरी बात, क्लियर है नहीं है। इंड्यूस करंट आया, कितना होगा इंड्यूस करंट, तो ईएमएफ बाय आर, लेकिन ई कितना होगा तो डी फाई बाई डी टी बेटा। अब मैं आप बताऊं मुझे क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, नहीं क्या चेंज हो रहा है, डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू हो जाएगा। बोलो बेटा, ये क्या आ गया बेटा, डीए बाई डी टी, और डीए बाई डी टी में मैं अगर बी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां बी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डीए क्या बन जाएगा बेटा, डी फाइव बाई डी टी, क्या बन जाएगा बच्चा है, डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव बाई डी टी तो ई होता है बेटा, तो कितना हो गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। बोलो बेटा ई की वैल्यू कितनी हो गई, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। रेस वगैरह मिल जाएगा आपको इसमें का सवाल, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू, नहीं उस वो सिचुएशन अलग बन जाएगी, समझ गए ना, किस पॉइंट से घुमा रहे हैं वो डिपेंड करेगा। ई इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसको कैसे डिवाइड कर दोगे आप, रेजिस्टेंस आर से, बोलो बेटा, और आर से डिवाइड कर दिया आप, रेजिस्टेंस आर से, ऊपर क्या है ये रेडियस वाला है, ये कौन सा है बेटा, रेडियस वाला। अरे क्लियर है, तो मोशनल ईएमएफ, मोशन ही कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, ये कंडक्टिंग लूप क्या कर रहा है बेटा, मोशन कर रहा है, मोशनल ईएमएफ डेवलप। क्लियर हो गया बेटा। एक और ईएमएफ होता है जिसको बोलते हैं अपन पीरियोडिक ईएमआई। बट आप एक बात देखिएगा, आपने अभी तक ईएमएफ पढ़ा है, लास्ट पार्ट ईएमएफ डेवलप करने, बी चेंज किया था, और बी चेंज किया था तो फ्लक्स चेंज हुआ था और ई आया था, इंड्यूस ईएमएफ। बोलो बेटा, एरिया में चेंज किया था, बोलो बेटा, एरिया में चेंज, अभी भी एक एरिया में तो चेंज किया था इस वाले पार्ट में, काय में चेंज किया आपने, देखिए एरिया में तो चेंज किया, लेकिन एक अलग तरीके से एरिया में चेंज किया। बोलो बेटा, तब भी क्या आया, ईएमएफ आया। अरे बोलो, किसी रोड को अगर अपन मूव कराते हैं और मोशनल ईएमएफ, तो उसमें भी फ्लक्स कटिंग होती है, एरिया चेंज होता है। बोलो बेटा, क्या डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो मुद्दे की बात बताऊं मैं आपको, अभी तक आपने ईएमएफ पढ़ा है सिर्फ दो तरीके से जनरेट करना, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और डेल्टा फाई आपने पढ़ा है, डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स में चेंज पढ़ा है सिर्फ दो तरीके से, या तो बी चेंज कर या एरिया चेंज कर। एक और तरीके से बेटा
फ्लक्स में चेंज आ सकता है, और वो होता है उन दोनों के बीच के एंगल में चेंज कर। किसमें चेंज कर? पी और एस के बीच के एंगल में चेंज कर भी हम क्या कर सकते हैं? ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं। नहीं समझे आप क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? बी और एस के बीच के एंगल में चेंज कर, और उस समय जो ईएमआई डेवलप होता है उस ईएमआई को ही बोलते हैं बेटा अपन क्या? पीरियोडिक ईएमआई। यही कंसेप्ट यूज होगा आगे मोटर अच्छे टॉपिक के अंदर। पीरियोडिक ईएमआई बोलेंगे अपन। क्या होगा पीरियोडिक? आप एक लूप देख लीजिए, लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लूप इस प्रकार से, लूप इस प्रकार से, और ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है इधर। बोलो बेटा, एनसीईआरटी में इस टॉपिक पे बहुत फोकस किया है। लूप को हम ऐसे घुमा रहे हैं। आप एक बात देखिए, लूप को हम ऐसे घुमाएंगे तो देखिए आप इधर, जब लूप ऐसे घूमेगा, लूप है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, ये तो पूरी प्लेन शीट बन गई है, लेकिन वो कैसा है बेटा? लूप ऐसा। अब मैं, आप एक बात देखना, लूप को जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो फ्लक्स कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? When plane of the loop becomes parallel to the magnetic lines of force, flux cutting will be zero. होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स पहले क्या था बेटा? मैक्सिमम। फिर फ्लक्स कम होते होते क्या हो गया? जीरो। फिर वापस से ये आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। बोलो बेटा, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा? ईएमएफ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? इंड्यूस ईएमएफ। आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग क्लास से ही बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि जो मैं पीवाईक्यूज देख रहा हूं ना, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी लेवल नहीं पूछ रहे हैं नीट के अंदर। एआईपीएमटी में आप क्लास पे फोकस करो, क्लास के नोट्स पे फोकस करो, डेफिनेटली स्कोर कर जाओगे। क्लास के नोट्स पे जरूरी से फोकस करो। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन जरूरी है कि क्लास करना और क्लास के नोट्स को रिवाइज करना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। एक चैप्टर, दो चैप्टर के अंदर हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, हमें पूरी फिजिक्स पे कमांड लेके आना है। समझे आप मेरी बात? तो इस वक्त जो है ना, क्या कहते हैं, आप नोट्स पे पहले फोकस करो, सबसे मेन चीज है, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलो। तो देखिए बेटा, आप इधर, आप मुझे बताइए, मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा? घुमाने पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स कटिंग चेंज हो रहा है। अब आप एक बात देखिएगा, जब ये लूप इस प्रकार से था और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही थी, बोलो बेटा, तो उधर डायरेक्शन था बी का और उधर डायरेक्शन था एरिया का, दोनों के बीच में एंगल जीरो था। जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो बी का डायरेक्शन तो उधर ही है, लेकिन एरिया इधर आ गया। अरे बोलो, इनके बीच में क्या चेंज हुआ? थीटा। क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? थीटा चेंज होगा तो भी क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। सिखाया मैंने आप, फ्लक्स में 3 तरीके से डेवलप होता है फ्लक्स। बोलिए बेटा। अब आप एक बात देखिए, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो बी ए कोस थीटा होता ही नहीं होता है? अरे बोलिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरियल वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन एंड एरियल वेक्टर, होता ही नहीं होता है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी फाई बाई डी टी। क्या मिल जाएगा? लेकिन थोड़ी देर उसके डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक काम और करूंगा, यहां पर इस थीटा को लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू। क्या मतलब सर? हम इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने की कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, क्या होगी बेटा? और कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, तो वो जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल is equal to angular displacement and that angular displacement is equal to what? Angular velocity into time. Is that clear? Clear है बेटा? Angular velocity into time. अब आप यहां पे क्या करेंगे? अगली स्टेप में d phi by dt करेंगे। If you differentiate this equation with respect to t, b तो कांस्टेंट है बेटा, a कांस्टेंट है बेटा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ओमेगा। बोलो बेटा। एंड cos ओमेगा t का कितना हो गया बेटा? माइनस साइन ओमेगा t। बोलो बेटा, क्या हो गया? चेन रूल लग गया यहां पे। अब आप एक बात देखना, एक माइनस यहां आ गया, एक और माइनस यहां आ गया, और ये किसके बराबर हो गया बेटा? ई के। ई इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो बेटा, क्या आ गया बेटा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? बान ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा बेटा? बान ओमेगा साइन ओमेगा टी।
ये इससे जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं बेटा अपन, पीरियोडिक ईएमआई। क्या बोलते हैं बच्चा अपन, पीरियोडिक ईएमआई। अब सवाल यहां पर उठता, सर पीरियोडिक ईएमआई क्यों बोल रहे हैं आप, देखिए पीरियोडिकली चेंज हो रहा है साइनसोइडल फंक्शन के हिसाब से, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है बेटा साइनसोइडल फंक्शन के हिसाब से। और यहां पर ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये ई नोट, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। क्या है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है, कैसी बनती है मैं आपको थ्योरी में अभी करवा देता हूं। ये आया समझ में। अगर मैं इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, आप एक बात देखिएगा, इसको कैसे डिवाइड कर दूं बेटा, रेसिस्टेंस से। इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में, रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो क्या होएगा, ई बाय आर इज इक्वल टू आई होगा, नहीं होगा, और ई नोट बाय आर क्या हो जाएगा बेटा, आई नोट। हाँ या ना, पीरियोडिक ईएमआई का पीरियोडिक करंट। और आगे अगले चैप्टर के अंदर बताऊंगा बेटा यही क्या होता है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। बहुत शानदार चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने पर एक अलग ही मजा आएगा, एक बात बता दूं। और जब अल्टरनेटिंग करंट आप सॉल्व करने लग गए ना चैप्टर, तो एक बात बता दूं, आप लोग ये समझोगे कि हमें मैग्नेटिज्म आता है, ईएमआई आता है, इलेक्ट्रो आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कमांड। मतलब ये मान के चलो तुम रोटेशन इसलिए पढ़ते हैं पूरी मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, पूरी रोटेशन तभी पढ़ पाओगे जब पूरी मैकेनिक्स पढ़ी हुई होगी। वैसे ही एसी तब पढ़ पाओगे जब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ होगा। नहीं समझे क्या बोला, रोटेशन तभी पढ़ पाओगे जब पूरी मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास सब याद होगा, तब रोटेशन मोशन जैसे पहाड़ पे अपन चढ़ पाएंगे, अन्यथा समझ ही नहीं बैठ आता है। और एसी तब बैठेगा जब ईएमआई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, करंट सब क्लियर हो, सब आते हो, कॉपी आती हो। कॉपी आती है मतलब आता है मेरे हिसाब से बच्चे को, क्योंकि कॉपी फिजिक्स की वही कर पाएगा जिसको फिजिक्स आती है। फिजिक्स की कॉपी रटने वाला काम नहीं। समझे आप मेरी बात, ये क्लियर हो गया। अब आप एक बात देखिएगा, हम इसको घुमा रहे थे बेटा, घुमाया था, इस प्रकार से घुमाया था। यहां पे डायग्राम देखिए, आप दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब देखिए ये वाला डायग्राम के अंदर एक समय था जब एरियल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या था, 0 डिग्री। बेटा 0 डिग्री था नहीं था, दोनों के बीच में एंगल क्या था बेटा, 0 डिग्री, एरियल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। बोलो बेटा, थीटा की वैल्यू 0 थी तब फ्लक्स मैक्सिमम था, थीटा की वैल्यू 0 थी तब फ्लक्स क्या था बेटा, तब फ्लक्स क्या था बेटा। हाँ, अब आप देखना, एक फंडा समझना, यहां से जो क्वेश्चंस बनते फाई इस इक्वेशन से निकालते हैं, लेकिन ई इस इक्वेशन से निकालते हैं बेटा। जब फाई मैक्सिमम होता है ना, और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। बोलो बेटा, ये भी क्या है बेटा, थीटा ही तो है, ओमेगा टी। बोलो, ये भी क्या है बच्चा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा ही तो है बेटा। यहां थीटा 0 तब फाई, यहां थीटा 0 तब ई 0। मतलब ये पूछ लिया जाता है कितनी बार कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तब ईएमएफ क्या होगा, पीरियोडिक ईएमआई क्या होगा, तब पीरियोडिक ईएमआई बेटा 0 होगा। ये ग्राफ है बेटा, ऊपर फ्लक्स का ग्राफ है टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बच्चा, टाइम के रेस्पेक्ट में। ऊपर फ्लक्स का ग्राफ है और नीचे जो है इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ है। ऊपर किसका ग्राफ है, नीचे किसका ग्राफ है। जब फाई मैक्सिमम है तब इंड्यूस ईएमएफ क्या है, जब फाई 0 हो गया। फाई कब 0 होता है, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कब 0 होता है बेटा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा क्या हो जाए बेटा, बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा 90 डिग्री हो गया तब फाई 0 हो गया। बोलो बेटा, लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप एक बात देखना, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू ई इज इक्वल टू ई नोट के बराबर हो जाएगी। बोलो बेटा, आप एक बात देखना, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा उस पॉइंट पर। जब फाई मैक्सिमम तब ई 0, जब फाई मिनिमम मतलब फाई 0 मतलब ई मैक्सिमम। अरे बोलो, जब फाई नेगेटिव, अरे बोलो क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव मतलब आप एक बात देखना, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाला लूप जो है ऐसा घूम के ऐसे आ जाएगा, इसका एरिया इधर पीछे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल नेगेटिव 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, और उस केस में फाई नेगेटिव आ जाएगा
उस केस में फाई नेगेटिव आ गया था, देखो फाई नेगेटिव आ गया। बोलो बेटा, बोलो बेटा। लेकिन फाइन 180 के कारण नेगेटिव आ रहा है, अरे बोलो। थीटा 180 के कारण फाई क्या आ रहा है, लेकिन मुझे बताओ यहां पर साइन की जगह 180 रख देंगे तो ईएमएफ अगेन जीरो हो जाएगा। तो ईएमएफ अगेन क्या हो गया बेटा, जीरो। नहीं समझे, ईएमएफ अगेन क्या हो गया। अब आप एक बात देखिए, ये जीरो, ये जब मैक्सिमम तब ये जीरो, जब ये मिनिमम तब ये, जब ये मैक्सिमम तब ये अगेन, ये वापिस से मिनिमम तब ये मैक्सिमम, और मैक्सिमम का नेगेटिव बेटा। अरे समझे नहीं समझे, तो ये वाला फंडा आप लोग सभी लोग क्लियर रखना बेटा। कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तब इंड्यूस ईएमएफ, जब फ्लक्स मिनिमम होता है तब इंड्यूस ईएमएफ, जब फ्लक्स नेगेटिव होता है तब इंड्यूस ईएमएफ तब भी क्या होता है, जीरो। लेकिन जब वापस से फ्लक्स जीरो आता है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाता है, नेगेटिव। इस पे प्रॉब्लम पूछी हुई है, 2 प्रॉब्लम हुई है पिछले 35 साल के अंदर, देख बता दूंगा मैं आप लोगों को। 2 प्रॉब्लम हुई है इस कंसेप्ट पर। बात आई ना समझ में आपको मेरी, सभी को क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई पढ़ा, मोशनल ईएमएफ 2 प्रकार के पढ़े, बीवीएल और बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो बेटा। उसके बाद अपन ने फेराडे के कारण पढ़ा, फेराडे में ईएमआई पढ़ा, इंड्यूस ईएमआई कितना, ई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब अपन देखेंगे इस पे क्वेश्चन हो रोटेशनल ईएमएफ वगैरह पर। आप लोग के सभी के सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक रोड दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोड घूम रही है। पीक्यू के बीच का वोल्टेज आप लोगों को सभी को दे रखा है 100 वोल्ट। पीक्यू के बीच का वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा, 100 वोल्ट। आप लोगों को जो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है वो निकालना है एम और क्यू के बीच का। किस किस के बीच का, किस किस के बीच का बेटा, एम और क्यू के बीच का। किस किस के बीच का निकालना है, किस किस के बीच का निकालना है आपको ईएमएफ, एम और पीक्यू के बीच का दे रखा है। कैसे निकालोगे, सॉल्व करके बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। एक रोड दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। बोलो बेटा, क्या दिख रही है, रोड दिख रही है। सभी को दिख रही है रोड, बोलो। सभी को मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, सभी को क्या दिख रही है बेटा, ये रोड का एंड पी, ये रोड का एंड क्यू, और दोनों एंड के बीच में लेंथ कितनी बेटा, एल लेंथ। मैं अगर इसको घुमा रहा हूं तो डेफिनेटली मोशनल ईएमएफ आएगा रोटेशन के कारण, और उस रोटेशन के कारण मोशनल ईएमएफ आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो बेटा, इस एंड से घूम रहा है, बोलो, तो ये जो ईएमएफ आएगा ये पी और क्यू के बीच का ही तो रहेगा बेटा, क्योंकि पूरी लेंथ ली है ना। लेंथ कितनी ली है बेटा, इज इक्वल टू, सामने वाले ने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है। अब एक काम करते हैं, यहां पर एक और पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, एम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को अपन, एम पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है बेटा, पी पॉइंट। पी और एम के बीच में अगर मुझे ईएमएफ निकालना है, किस किस के बीच का निकालना है, इस पार्ट को हटा दो, सिर्फ इतनी सी लेंथ को कंसिडर करो। तो अब जो ईएमएफ आएगा पी एम के बीच का वो कितना आएगा, बी ओमेगा, ये लेंथ कितनी, लेंथ कितनी बेटा, एल बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एल कितना हो गया, एल इफेक्टिव हो गया ना, यहां पे कितना हो गया, एल बाई 2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, बी ओमेगा बाई 2, ये कितना हो गया, एल स्क्वायर बाई 4। नहीं समझे, अरे एल स्क्वायर बाई 4 हो गया ना।
अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? 100। 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। अरे हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए, यहां से यहां के बीच का वोल्टेज कितना, यहां से यहां तक का कितना, तो ये कितना, खत्म कहानी। इजी है कि नहीं है बेटा? मैं बोल सकता हूं ईपीएम प्लस ईएमक्यू इज इक्वल टू ईपीक्यू। ईपीएम प्लस ई इज इक्वल टू, ईपीएम की वैल्यू कितनी बेटा? 25। ईएमक्यू अपने को निकालना है, बोलो। ईपीक्यू कितना है बेटा? 100। सॉल्व करेंगे तो ईएमक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 वोल्ट। समझे नहीं समझे? कितनी आ जाएगी बेटा? 75 वोल्ट। सभी को क्लियर हो गया? बेसिक प्रॉब्लम है बेटा। एक और प्रॉब्लम मैंने आपको दी, जिसके अंदर क्या करा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप प्रॉब्लम करके बताइएगा। एक सपोज करो इस प्रकार की रिंग दे दी है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर दे दिया है मतलब, और ये सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस आर दे दी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? अंदर की साइड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा इसके एंड्स के बीच में, इस एंड और इस एंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? सपोज कीजिए इसकी रेडियस आर है। कितनी रेडियस है बेटा? आर। एआईपीएमटी में आई हुई है प्रॉब्लम, एआईपीएमटी में प्रॉब्लम आई हुई है बेटा, बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे सन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम आप पीवाईक्यू में देख लेंगे। सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर स्पीड हो गई। बोलो बेटा, हम घुमा रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं बेटा हम इसको? अब देखना स्थिति कैसी बनेगी। हम क्या करेंगे, हम यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे। कौन सी लेंथ ले लेंगे? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की कौन सी लेंथ ले लेंगे? इफेक्टिव लेंथ वाला कंसेप्ट अपन ने एक और जगह यूज किया है, और वो यूज किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, बिल साइन थीटा वाले पार्ट में यूज किया है बेटा। कौन से पार्ट में यूज किया है बेटा? बिल साइन थीटा वाले पार्ट में किया है। अब यहां पर भी अपन इसी इफेक्टिव लेंथ वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे, एक रोड मान के चलेंगे। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा जहां से हिंज्ड है, फिक्स है, और इस रोड को अपन यहां पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाएंगे, और ये पूरी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 2r हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब मैं क्या लगाऊंगा? E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलो, अभी सिखाया ना, बी ओमेगा एल इफेक्टिव कितना हो गया बेटा? 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b ओमेगा आर स्क्वायर। ये ईएमएफ आ गया। प्रॉब्लम आई हुई है पीवाईक्यू के अंदर, एक बात बता दूं, सेम थोड़ा सा सामने वाला घुमा के दे सकता है। पीवाईक्यू से अपन बस यही कंक्लूजन निकालते हैं। पीवाईक्यू से जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो पता है क्या निकलता है? किसी चैप्टर के टॉपिक के सब टॉपिक की कौन सी वैरायटी की सब वैरायटी तक जा सकता है सामने वाला। क्या बोला? किसी चैप्टर के कौन से टॉपिक के सब टॉपिक के कौन सी वैरायटी के सब वैरायटी तक जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ईएमआई चैप्टर है, मोशनल ईएमएफ टॉपिक है। मोशनल ईएमएफ क्या है? रोटेशनल मोशनल ईएमएफ सब टॉपिक है, और रोटेशनल मोशनल ईएमएफ के सब टॉपिक में ये एक वैरायटी बनी। अरे क्लियर है? यहां तक सामने वाला जा सकता है क्योंकि पहले आया हुआ है। अरे क्लियर है? क्योंकि नीट में प्रॉब्लम्स रिपीट भी होती है, मेडिकल एग्जाम। आगे देखेंगे अपन एक और प्रॉब्लम यहां पर इस प्रकार से मैंने लिया आपके सामने कि एक एंड पी है, दूसरा एंड क्यू, और मैं यहां सेंटर से घुमा रहा हूं। दोनों एंड्स के बीच की लेंथ है बेटा कितनी? बेटा 12 लेंथ है। कितनी लेंथ है? इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन पी क्यू एंड पी सी निकाल के बताइए, करके बताइए। इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन पी क्यू ये पूरा और पीसी कितना रहेगा? सामने वाले ने रोड दे दी बेटा, सेंटर ले लिया बेटा, इसको इस प्रकार से घुमा दिया बच्चा, पूरी लेंथ 12 ले ली बच्चा। अरे बोलो, पूरी लेंथ कितनी ले ली? 12। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? अंदर की साइड है। ये एंड पी हो गया बेटा, ये एंड क्यू हो गया बेटा। अरे बोलो, और घुमा रहे हैं। अब आपको एक क्या निकालना है? ईपीसी। क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है बेटा?
और एक और क्या निकालना है बेटा, ई पीसी निकालना है एक तो, और एक और क्या निकालना है, ई पीक्यू निकालना है, ई पीक्यू निकालना है। देखिए बेटा मैं आपको समझाता हूं, ईपीसी निकालना है, ये रोड घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट। आप एक फंडा समझिएगा, वो ये कि ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट किधर जाएगा और ये वाला पार्ट किधर आएगा। प्लेस योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर थंब आ रहा है, मतलब इधर कौन सा टर्मिनल बनेगा, पॉजिटिव, और इधर कौन सा बनेगा, इसके लिए वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, कौन सा बनेगा, और इधर कौन सा बनेगा। अब आप एक बात देखना, यहां पर इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, ये सी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, और ये पी पॉइंट हो गया। ये लेंथ एल हो गई, ये लेंथ भी एल हो गई। बोलो, बैटरी बन रही है, बोला था बैटरी बना लेना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके पाम को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख देना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा देना, जिधर थंब आएगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नीचे इधर, इधर वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर। बोलो बेटा बन रहा है नहीं बन रहा है। अब मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जितना ईएमएफ इधर आएगा उतना ईएमएफ, कारण इसका आप एक बात देखिएगा, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो बेटा, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ। बोलो बेटा, दोनों के लिए बी क्या है, दोनों के लिए ओमेगा क्या है। अब अलग अलग पार्ट सोचो आप तो, इसके लिए भी ईएमएफ कितना आएगा, तो ईपीसी आप डायरेक्ट सोचो, इसको उसको हटा दो, इसको सोचो ही मत। अब जब इसके बारे में सोच रहे तो क्यों, आप कहां से कैसे क्या सोचोगे सर, हमारे को समझ ही नहीं पड़ रहा। आप तो सेंटर देखना और दूसरा एंड पॉइंट देखना, बात खत्म करना। इस प्रॉब्लम को मैं एक प्रॉब्लम नहीं मान रहा हूं, इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट मान रहा हूं। एक सेंटर से लेके इधर वाला पार्ट हो गया, एक सेंटर से लेके इधर वाला पार्ट हो गया, दो प्रॉब्लम लेके चलना। आप कैसे सोचोगे बता दूं मैं आपको, कहां पे इनिशियल पॉइंट लोगे, सेंटर पे इनिशियल पॉइंट लोगे, कहां पे फाइनल पॉइंट लोगे, दूसरे एंड पे फाइनल पॉइंट लोगे। समझ आया नहीं आया, अरे बोलो बेटा, ले लिया मैंने यहां, उस पार्ट को छोड़ दिया। इस पार्ट में ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ईएमएफ डेवलप हो गया बेटा। जितना ईएमएफ इसमें उतना ईएमएफ, बोलो बेटा सेम होगा नहीं होगा। अब आप एक बात देखना, ये तो ईपीसी हुआ, ईपी ईसीक्यू की वैल्यू भी कितनी रहेगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 रहेगी नहीं रहेगी। बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा। आप एक बात देखिए ना, अगर मैं जब सॉल्व करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ईपी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट पी पॉइंट। बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ को ऐड करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो। इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, ई से ई क्या हो गया, इसको इधर भेजा तो ईपी माइनस ईक्यू की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मतलब ईपीक्यू की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 0। ईपीक्यू 0 हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। इधर ईएमएफ है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, इधर ईएमएफ है कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर, लेकिन इन दोनों के बीच का नेट ईएमएफ कितना हो गया, 0। अरे क्लियर है, थोड़ा सा सामने वाला इस तरीके से घुमा सकता है, हिंज पॉइंट चेंज कर सकता है, घुमाने वाला पॉइंट चेंज कर सकता है, वेराइटी वही है। समझ गए आप मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। हिंज पॉइंट चेंज हो तो गया पहले वाली प्रॉब्लम में और अब में। अब वो कुछ भी ले सकता है सामने वाला, यहां से यहां कर सकता है, यहां से यहां कर सकता है। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन की। क्लियर है बेटा। एक ये जेमेन की प्रॉब्लम है, आप लोगों के बाहर है, इसका मतलब नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक रेसिस्टेंस है आर, क्या है बेटा, रेसिस्टेंस आर, इसका रेसिस्टेंस स्मॉल आर, कितना रेसिस्टेंस है इसका, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग रोड की लेंथ कितनी दे दी है बेटा, एल लेंथ। क्या दे दी है बेटा, कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड की लेंथ कितनी है बेटा,
कंडक्टिंग रोड की लेंथ कितनी है, कंडक्टिंग रोड का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। इट्स अदर एंड टचेस द कंडक्टिंग रिंग, मतलब इस प्रकार से स्थिति है कि सपोज करो कोई कंडक्टिंग रोड है और इसका दूसरा एंड कंडक्टिंग रिंग को टच कर रहा है, रिंग को टच कर रहा है, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है। क्या है बेटा इसका रेसिस्टेंस, नेग्लिजिबल। एक और रेसिस्टेंस कैपिटल आर है जो कि कनेक्टेड है इसके सेंटर के बीच में, और ये मतलब ये कैपिटल आर, इसकी लेंथ कितनी बेटा एल, बोलो इसका रेसिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, बोलो। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस एंड फाइंड द करंट इन कैपिटल आर, इसमें करंट निकालना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ मौजूद है। मोशनल ईएमएफ में दो वैरायटी की प्रॉब्लम बनती थी, याद आ रहा हो तो, लीनियर मोशन में ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट बनती थी बेटा, बनती थी बेटा। पिछले वाले पार्ट के अंदर ये वाली जो प्रॉब्लम्स थी, ये कौन सी प्रॉब्लम थी, ओपन सर्किट। अरे बोलो बेटा, तो रोटेशनल मोशनल ईएमएफ के अंदर भी एक और वैरायटी बनेगी, कौन सी बेटा, क्लोज सर्किट वाली। ये क्लोज सर्किट वाली वैरायटी हो गई। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक रोड है, इसका खुद का रेसिस्टेंस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहा है, बोलो बेटा। लेकिन इसमें समझदारी हमने क्या करी, क्लोज सर्किट क्यों बोल रहा हूं मैं, इधर हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसको कंडक्टिंग लूप से कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्या हो गया, आप एक बात देखिए, रोड बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो यहां पर मोशनल ईएमएफ आएगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर इस रोड को मैं इस प्रकार से घुमाऊंगा कि सपोज करो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, किधर की तरफ है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इधर कौन सा टर्मिनल बन जाएगा इसका, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और इधर कौन सा टर्मिनल बन जाएगा, नेगेटिव। बोलो बेटा, ये काय की तरह बिहेव करेगा, एक बैटरी की तरह, काय की तरह बिहेव करेगा, और उस बैटरी का खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, बोलो बेटा क्या है बेटा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर आए। आप एक बात देखना, ये कौन सा रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल, कौन सा रेसिस्टेंस है, क्या इसका कोई रेसिस्टेंस है क्या, तो इसका कोई महत्व ही नहीं, समझे नहीं समझे, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, और इस प्रकार से क्लोज कर दिया कैपिटल आर, और ये ई हो गया, नहीं समझे, क्या बोला, इसका ईएमएफ कितना मान रहा है अपन ने, माना अभी ई, इसके कारण इस रोड का रेसिस्टेंस सामने वाले ने दे रखा है, ये वाला पार्ट इधर कैपिटल आर, और इसको घुमा फिरा के वापस से इस एंड पे कनेक्ट कर दिया बेटा, एक सर्किट बना कि नहीं बना, हमने सर्किट बना दिया। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, सर्किट बना दिया। इस सर्किट के हिसाब से अगर हम करंट के बारे में बात करें तो क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, होगा नहीं होगा, बोलो बेटा, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस, ई की वैल्यू कितनी होगी, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाय 2, अरे बोलो बाय 2, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एज इट इज रह गया, नहीं आया समझ में, सामने वाले ने इसी को क्या कर दिया, सर्किट में बना दिया। हम प्रॉब्लम को घुमाए जा रहे हैं, कंसेप्ट एक ही है बेटा, जो कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी से याद रखना है। एग्जाम में लेके जाओगे ना तो दो चीज लेके जाओगे, और सबसे महत्वपूर्ण पहला कंसेप्ट लेके जाओगे, और दूसरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हमें कॉन्फिडेंस देगी, प्रॉब्लम तो सॉल्व करवाएगा हमारा क्या, कंसेप्ट। अरे समझे, क्लियर हुआ, एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम। इस प्रकार से मोशनल ईएमएफ के अंदर है, ये वाली वेराइटी पहले वाले पार्ट से हो गई है, जिसके अंदर कंडक्टिंग रोड को मूव करा रहे हैं, ये आप लोग खुद से करिएगा ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ये वाला लूप देखिए, पी और क्यू के बीच में आपको ईएमएफ पूछा है, किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसको इधर मैग्नेटिक वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, which are diametrically opposite of the semi-circular closed loop moving in the magnetic field. इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस वगैरह बनाना है, ठीक है। इधर मूव करा रहा हूं, अरे बोलो, इस प्रकार से मूव करा रहा हूं नहीं करा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये क्या बन गया बेटा, इधर की तरफ भी वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, अंदर की तरफ, और इस सेमी सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी, मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप हो, इसका कारण समझिएगा बेटा, जीरो डेवलप होगा, इसका कारण समझिए। मैं तो क्या लूंगा, इनिशियल पॉइंट लूंगा, और क्या लूंगा, पहले एक चीज समझिएगा, इसके पहले जैसे ही मोशनल ईएमएफ की बात हो, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बात हो, मतलब मोशनल ईएमएफ के
बाद दूसरा थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, लीनियर या रोटेशन। लीनियर या लीनियर है या रोटेशन है बेटा? है लीनियर है। ये प्रॉब्लम लीनियर से ही है, रोटेशन से नहीं है। रोटेशन में घुमाते हैं, कई वर्ड यूज किया क्या, घुमा रहे हैं हम ओमेगा वगैरह से, लीनियर से ही। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल। ये कौन सा पॉइंट हो गया, एल इफेक्टिव, ये ले लेंगे। आप एक बात देखिएगा, यहां पर जो लेंथ है वो लेंथ वेलोसिटी से क्या हो गई बेटा, पैरेलल हो गई। एंड व्हेन लेंथ बिकम पैरेलल टू द वेलोसिटी देन मोशनल ईएमएफ बीवीएल होता है बेटा। और इस बीवीएल के अंदर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। क्योंकि मोशनल ईएमएफ तभी मिलता है जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। यहां पर भी मोशनल ईएमएफ तभी मिलता है जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर पर, बिल साइन थीटा, वो भी तभी पॉसिबल है जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। वहां पर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। वहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का बहुत बड़ा खेल है, याद रखना। समझ आया भैया? एक और प्रॉब्लम है, आपसे बोला है कि सपोज कीजिए कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके 60 टर्न्स है एंड इट्स लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं इस स्पीड से। कॉइल को क्या करवा रहे हैं बेटा, रोटेट। मैग्नेटिक फील्ड सामने वाले ने दे रखी है। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आपको निकालना है, निकाल के बताइए आप लोग। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ निकाल के बताइए आप। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ निकाल के बताइए। देखिए बेटा, कोड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जैसे रोटेट वर्ड आता है ना प्रॉब्लम के अंदर, वैसे ही अपने दिमाग में आता है रोटेशनल मोशनल ईएमएफ का थॉट भी। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ही प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ और रोटेट वर्ड दे दें, मतलब अपने दिमाग में एग्जाम में है ना रोटेशनल मोशनल ईएमएफ भी आएगा बेटा। क्या भी आएगा? लेकिन एक चीज समझिए, रोटेशनल मोशनल ईएमएफ वाला कंसेप्ट तब आप सोचोगे जब आप किसी रोड को मूव करवा रहे हो। किसको मूव करवा रहे हो? यहां तो सामने वाला क्या बोल रहा है, किसको घुमा रहे हो आप, और कॉइल को घुमा रहे हो। तो मैंने बताया था कि बी और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और इंड्यूस ईएमएफ आता है। और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है बेटा कितनी, बान ओमेगा साइन ओमेगा टी होती है, नहीं होती। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ ये होगा बेटा ई नोट। अरे होगा नहीं होगा, इस ई नोट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बान ओमेगा, होगी नहीं होगी बेटा। बी की वैल्यू कितनी यहां पर प्रॉब्लम में देखिए बेटा, 0.5। एरिया कितना बेटा, एरिया कितना बेटा, देखिए आप एरिया निकालेंगे 20 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा, 60। बोलो बेटा, ओमेगा कितना, एंगुलर स्पीड कितनी बेटा, 1800 रोटेशन बाय मिनट है ना, इंटू 2 पाई भी करेंगे बेटा अपन। ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f। 60 से 60 कैंसिल। देखिए बेटा कितने जीरो, 2 3 4, ये सारे जीरो आपस में कैंसिल। बोलो, अब आप एक बात देखिएगा, ये कितना हो रहा है, 0.5 मतलब 1/2, 1/2, और ये आपस में कैंसिल। बचा कितना, 6 18 और 2 पाई, 6 18 और 2 पाई। 60 60 तो कट चुका था ना, ये भी कट चुका था, मतलब कुल मिला के कितना आया, 36 पाई।
क्लियर है? सेम इसी पैटर्न पे एक बार नीट ने प्रॉब्लम पूछी है, सेम इसी पैटर्न पर। आई ना बात समझ में आपको? आप देख सकते हैं कि हमारी एग्जाम में इससे प्रॉब्लम टफ नहीं आती है, बेसिक लेवल आता है जो नोट से वो उसमें से आता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से क्या करना है, एग्जाम में समझना है ये प्रॉब्लम कहां से आई है, फॉर्मूला क्या लगाएं, और सब कुछ लेके जाओ। किसी भी चैप्टर के किसी भी फॉर्मूले को मत छोड़ो, किसी भी कंसेप्ट को मत छोड़ो। यही उद्देश्य है बेटा नीट एग्जाम का। कंपटीशन कितनी आई? 140 नंबर से ऊपर बात होगी, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी टॉपिक को। आप सोचो कि आप ईएमआई में पीएचडी कर लो और सेमीकंडक्टर छोड़ दिया तो नहीं समझा आप मेरी बात? आपको सभी चैप्टर को एक ऑप्टिमाइज वे में लेके जाना है एग्जाम। अगली प्रॉब्लम देखेंगे आप लोग। अब प्रॉब्लम तो खत्म हो गई बेटा, चैप्टर का सेकंड पार्ट चालू हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे? सेकंड पार्ट के अंदर अपन मुख्य रूप से 3 टॉपिक देखेंगे और चैप्टर खत्म। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एलआर सर्किट, और थोड़ा सा जो पार्ट बचेगा वो बचेगा जनरेटर मोटर वगैरह, जो नीट के सिलेबस में वो आपको पढ़ूंगा। जनरेटर मोटर, एडी करेंट्स वगैरह, थ्योरेटिकल पार्ट बचेगा। क्या क्या आज अपने को मुख्य रूप से पढ़ना है? एक तो सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तीसरा एलआर सर्किट। क्लियर है बेटा? सबसे पहला टॉपिक देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। आप एक बात देखिए, यहां पर आपको एक इंडक्टर दिख रहा है, इसको बेटा इंडक्टर बोलते। ये क्या होता है? इस प्रकार से अगर बना हुआ है ना, मतलब ये कैपेसिटर है। इस प्रकार से बना हुआ है मतलब ये रसिस्टर है। क्या है बेटा? है। और इस प्रकार से बना हुआ है मतलब ये इंडक्टर है। क्या है बेटा? है इंडक्टर। ये तीनों ही ऐसे डिवाइस हैं, ये बात याद रखना, तीनों ही एक ऐसे डिवाइस हैं जो कि क्या करते हैं, जो काय पे डिपेंड है? मीडियम पर और डायमेंशन पर। काय पे डिपेंड है बेटा? जैसे कि C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड कर गया। A और D क्या होती है बेटा? डायमेंशंस। मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है C। R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो L बाय A। काय पे डिपेंड कर गया बेटा? मीडियम और डायमेंशन। बोलो बेटा। L इज इक्वल टू आगे सिखूंगा में होता है म्यू नॉट N स्क्वायर AL, डिपेंड कर गया मीडियम पे और डायमेंशन। तो तीनों ही ऐसे फैक्टर है, याद रखना, जो कि काय पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे और डायमेंशन। इंडक्टर बोलते हैं अपन इसको। क्या होता है इंडक्टर? इंडक्टर को लगा दिया बैटरी से। एक सोलोनॉइड लेके चलेंगे आप। क्या लेके चलेंगे? सोलोनॉइड। इंडक्टर को कैसे लगा दिया बेटा? बैटरी से लगा दिया बैटरी से। अब क्या स्थिति बनेगी? बैटरी से लगा दिया, अब क्या स्थिति बनेगी? जैसे ही की को क्लोज करेंगे वैसे यहां से करंट आएगा, करंट इधर जाएगा। बोलो बेटा। की को क्लोज करेंगे, करंट आएगा, करंट इसमें जाएगा। बोलो। जब हम की को क्लोज कर रहे होंगे, क्या बोला बेटा मैं? जब हम की को क्लोज कर रहे होंगे तब क्या स्थिति बनेगी? मैं यहां पे बनाता हूं आपको के सामने सर्किट। इस प्रकार से स्थिति, ये इंडक्टर बनाया, यहां पर बैटरी बनी, यहां पर की बनाया, इस तरीके से की को क्लोज किया, बैटरी से करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? मैं बात कर रहा हूं बेटा बहुत छोटे समय की, 0 से 1 सेकंड के बीच की लगभग, ये मान के चलो। 0 से 1 सेकंड के बीच में क्या होगा? तो इसमें करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? करंट बढ़ेगा। तो हम जानते हैं सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट। क्या होती है बेटा? करंट बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। बी बढ़ रहा है मतलब बी में चेंज आ रहा है। बी में चेंज आ रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है। बी में चेंज आ रहा है मतलब, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है मतलब इंड्यूस ईएमएफ। क्या आ रहा है? और इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है मतलब इंड्यूस, अरे बोलो, इसमें इंडक्टेंस आ गया कि नहीं? अब सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बोलते हैं? आप देखिए, खुद की कॉइल में खुद की बैटरी के कारण इंडक्टेंस आता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। खुद की कॉइल में, खुद मतलब वर्ड है सर्किट, ठीक है? खुद की कॉइल में, सर्किट को खुद बोला है, खुद की कॉइल में खुद की बैटरी के कारण इंडक्टेंस आता है, उसको बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस करंट आया। वापस रिपीट करता हूं, की को क्लोज किया, बैटरी से निकलने वाला करंट बढ़ेगा कुछ समय, करंट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा। बोलो बेटा। बी बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस। लेंज ये बात बोलता है कि जो इंड्यूस करंट होता है या इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसको, तो यहां पर यहां जो इंड्यूस करंट होगा या इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपना एक तरीके से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव टर्मिनल बना लेगा बेटा। पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव को अपोज कर पाएगा। बोलो।
पॉजिटिव टर्मिनल ही तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर पाएगा। मतलब आप एक बात देखिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा, किसका डायरेक्शन, और मेन करंट का डायरेक्शन इधर की साइड रहेगा। कुछ समय बाद आप ये स्थिति देखेंगे कि यहां पर करंट कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट हो जाएगा कुछ समय बाद, कांस्टेंट स्थिति में आ जाएगा। और जब करंट कांस्टेंट आ जाएगा तो बी, और बी कांस्टेंट मतलब चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स जीरो मतलब इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। उस समय पे काय की तरह बिहेव करने लग जाएगा बेटा। है वो स्थिति बात की है। सबसे पहले आप पहले की स्थिति समझो, की को क्लोज कर रहा हूं, यहां पे क्या बढ़ रहा है, करंट, करंट बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। खुद की कॉइल में खुद की बैटरी के कारण इंडक्टेंस आता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारी बातें लिख रखी है आप लोग, इससे मैंने लिख रखी है, आप नोट्स के समय जो है उतार सकते। अरे क्लियर हो गया बेटा, अरे समझे नहीं समझे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो कितना आएगा। क्या बोला बेटा मैं, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो कितना आएगा। तो मेरी बात सुनिएगा बेटा, E इक्वल टू होता है कितना, माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाय, होता ही नहीं होता है। E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ। आप एक बात देखिएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें जो फाई लिंक करेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। जितना ज्यादा फाई, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा, अरे आई ज्यादा तो बी ज्यादा, और बी ज्यादा तो फाई ज्यादा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करूंगा बेटा एल से, कैसे रिप्लेस करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन कैसे रिप्लेस करूंगा, एल कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या कहलाता है बेटा, एल क्या कहलाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आई क्या होता है बेटा, करंट। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या होता है बेटा, आई क्या होता है बेटा, एल क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न। कितने टर्न से बेटा, 1 टर्न से, ठीक है। बट इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर n टर्न्स, अगर आप चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितने टर्न्स के कारण निकालना बेटा, तो हम इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता है स्थिति क्या बन जाएगी, n फाई इज इक्वल टू एल आई। एन बेटा इधर मल्टीप्लाई करना, इधर मत कर देना, गलती कर देते हैं बच्चे, याद रखना। एन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम एन टर्न्स। कौन से टर्न्स, कैपिटल एन टर्न, ठीक है। लिख दिया, बोलो, लिख दिया। ई की वैल्यू कितनी होगी, सवाल यहां पे ये होता है, ई की वैल्यू कितनी होगी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो आप एक बात देखिएगा, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू अभी हाल बताया डी फाई बाई डी टी। बोलो बेटा, ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पाई की जगह कितना लिख सकते हो आप, एल आई बाई डी टी। बोलो बेटा, एल क्या आ गया, बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला बन गया बेटा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन द कॉइल। नहीं समझे, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन दी कॉइल, और एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गई, इधर ही होगा, समझे ना मेरी बात, जो भी डाटा आएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे क्लियर है, 1 टन के लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी, एन टन के लिए माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है ये डी आई बाई डी टी, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बेटा। क्या होता है ये डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या होता है, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, अरे क्लियर है, स्टार्टिंग में बताया था करंट बढ़ता है। अरे बोलो, करंट बढ़ता है मतलब करंट चेंज हो रहा है। अरे बोलो, स्टार्टिंग में क्या होता है जब की क्लोज करते हैं हम, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है मतलब करंट चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट।
अरे क्लियर हो गया भैया। एल को क्या बोलते हैं अपन? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल के जो है क्या कहते हैं, कुछ यूनिट्स वगैरह हैं, आप लोगों को याद रखनी है जरूरी से, ठीक है। एल की यूनिट्स जरूरी से आप लोगों को याद रखनी। क्लियर हो गया बेटा? अब आप एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पे देखिएगा, जो मैंने आप लोगों को वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप एक बात देखिए, एल डिपेंड नहीं करता है करंट पर या चेंज इन करंट पर। आप बोलेंगे फाई इज इक्वल टू सर एल आई होता है, फाई इज इक्वल टू, तो क्या एल डिपेंड कर रहा है आई पे या फाई पे? नहीं, एल तो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर और डायमेंशन पर। किस पे डिपेंड करता है बेटा? किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, परमिबिलिटी, मतलब मीडियम पर और डायमेंशंस पर। अरे क्लियर हो गया? बट एल डज नॉट प्ले एनी रोल व्हेन टिल देयर इज ए कांस्टेंट करंट। दोनों लाइन का अलग अलग मीनिंग। एल अपना रोल तभी प्ले करेगा, इंडक्टेंस अपना रोल तभी प्ले करेगा जब करंट में चेंज आएगा। कोई भी सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो वो इंडक्टर तभी काम का है जब उस सर्किट के अंदर करंट में चेंज आ रहा है। काय में चेंज आ रहा है? करंट में चेंज। करंट में चेंज आएगा तो एल काम का है, अन्यथा वो एल प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। क्या बोला बेटा मैं? अन्यथा वो एल। तो सवाल यहां पर उठता है कि सर ये करता क्या है? तो बेटा ये क्या करता है मैं बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बताया आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए। आर इज इक्वल टू क्या होता है? इस प्रकार से रेसिस्टेंस होता है, करंट जाता है बेटा। ये क्या करता है पता है? रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस करता है, उड़ा देता है। चार्जेस एक दूसरे से टकराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस करता है। जबकि आप एक बात देखिएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी, ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करना। सिर्फ ये मत बोलिएगा, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है एमएफ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉरी, ईएफ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ईएफ के फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म। तो वैसे ही बात बताता हूं मैं तुम्हारे को, इंडक्टर क्या चीज बच्चा? इंडक्टर क्या करता है? आपने देखा ना, यहां पे बैटरी है, करंट में चेंज आ रहा है, करंट में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। अरे बोलो, इंड्यूस करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुल मिला के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसमें? इंडक्टर में। इंडक्टर क्या करता है? कभी अगर ये सवाल आ जाता है तो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्लियर है? रेसिस्टर इज ए डिवाइस विच लॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सभी के आपको पता होने चाहिए कंसेप्ट, ये क्या काम आते हैं। तो एनर्जी को स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कितनी एनर्जी होती है? तो बेटा हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है? किसी भी इंडक्टर का एल और उसमें पास हुआ हुआ करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एनर्जी स्टोर आ जाएगी। नहीं समझे? एक और फॉर्मेट आता है जिसपे क्वेश्चन आते हैं, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू। जो भी वहां पे म्यू रहेगा, म्यू अगर वैक्यूम है तो म्यू नोट कर देना, म्यू अगर मीडियम है तो म्यू एम कर देना। अरे समझे? ये भी फॉर्मेट आता है, इस पे भी प्रॉब्लम आती है बेटा, दोनों पार्ट पे प्रॉब्लम आती है। अरे क्लियर हो गया? तो क्या करता है बेटा इंडक्टर? एनर्जी को किस फॉर्म में? क्लियर हो गया? समझ गए? अब आप सपोज कीजिए कोई इंडक्टर है, कोई सोलोनोइड है। कोई सोलोनोइड के लिए आप उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? सोलोनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सोलोनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, तो सोलोनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू में यहां पे लिख देता हूं बेटा, होती है कितनी? एल इज इक्वल टू म्यू नॉट नालन के बराबर। ऐसे याद रखना बेटा, तू थोड़ा अलग समझ रहा है, मैं अलग समझा रहा हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी से याद रख लो, नालन। समझा मेरी बात? तुम 2 बार एन आया है। अगली स्टेप में इस स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो आप?
एन बाय एल, ए एल एन बाय एल, एल से एल क्या हो गया, एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल, ये एल लेंथ है बेटा। अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय, अरे क्लियर हो गया, ये किसकी है, सेल्फ वैल्यू आई, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलोनॉइड, ये सोलोनॉइड दिख रहा है सभी को, इसका बेटा ये रहा इधर एक्सप्रेशन, ये उल्टा लिखा गया, इसका उधर इसका उधर लिखा। अरे समझ गए, लेकिन सपोज करो सामने वाले ने आपको मीडियम चेंज कर दिया, वैक्यूम नहीं दिया, तो याद रखना इस म्यू नॉट को रिप्लेस कर दोगे म्यू से, काय से, और म्यू होता है बेटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। तो आपको अगर मीडियम चेंज कर दिया, तो मीडियम चेंज कर दिया तो जो भी मीडियम का म्यू होगा वो आएगा, अब वो सामने वाला पता है क्या करेगा, मीडियम का म्यू भी नहीं देगा, वो तो रिलेटिव देगा, क्या देगा, तो रिलेटिव इंटू म्यू नॉट रखेंगे अपन यहाँ, क्या रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे बेटा, ये है भी है इसका फॉर्मूला, उतार लीजिएगा अच्छे से। हाँ सब जगह जहां पे भी इस प्रकार से होता है ना म्यू नॉट, और सामने वाला वैक्यूम नहीं मीडियम चेंज कर रहा है, कोई दूसरा मीडियम कर रहा है, तो आप वहां पे म्यू नॉट को रिप्लेस कर देंगे काय से बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्लियर हो गया बेटा। आप एक बात देखिएगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना उसके अंदर ऊपर वाली टर्म में क्या आया, परमिबिलिटी, क्या आया बेटा, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, बोलिए, एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आया नहीं आया, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब हम एक काम करते हैं, किसके कारण निकालते हैं, इस सर्कुलर कॉइल के कारण, किसके कारण निकालते हैं, उल्टा हो जाएगा बेटा, इधर आ गया है, मैंने बताया था ना, इसका उधर जा चुका है, इसके इधर, सर्कुलर कॉइल किसके कारण बेटा, आप एक बात देखना है यहां पर, सर्कुलर कॉइल के केस में क्या होगा, म्यू नॉट पूरा एक तो सॉल्व कर लो आप, निकाल लोगे, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, एरिया में क्या आएगा, रेडियस का आर स्क्वायर, अरे बोलो, और लेंथ में क्या आएगा उसका आर, एक आर से एक आर कैंसिल, ऊपर सिर्फ आर बचा, अरे बोलो, एक आर से एक आर, ऊपर सिर्फ क्या बचा, आर। समझे आप मेरी बात। और देखो इसके दो तरीके, एक तो ये डायरेक्ट याद रखो, और दूसरा क्या है, तो आप निकालो, कैसे निकालोगे, एल की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, क्या होता है फाई इज इक्वल टू, और फाई की वैल्यू निकाल लेना, फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी ए करके, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, अरे समझे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, समझे कि नहीं समझे, ये पुट कर दो क्या, ऐसे कैसे ही आपको किसका भी डाटा दे रखा है बेटा, तो अरे बोलिए, फिर किसका दे रखा है बोलिए, स्क्वायर लूप का। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, ये जरूरी से याद करना, कोई याद करो नहीं करो, ये कंपलसरी है, दूसरे पार्ट आप याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, सोलोनॉइड, सोलोनॉइड कंपलसरी है, समझ गए आप मेरी बात। सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस तो काफी पूछा जाता है, प्रॉब्लम काफी आती है इस पे, सोलोनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस पे, क्या बाकी पे नहीं आती, क्या कुछ बोल रहे थे ना बेटे, वो एक बात बताऊं, अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालना है तो डिराइव कर लो, इसमें इसमें टोरॉइड के अंदर टोरॉइड का एक्सप्रेशन निकाल लो ना, टोरॉइड का एक्सप्रेशन क्या होता है, बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना लोगे 2 पाई आर, इंटू एरिया ले लेना कितना, पाई आर स्क्वायर, समझे कि नहीं आप, एक पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा, ऐसा कहना है, कैसे बचेगा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो तो क्या भैया यार, कैसे यार, देखो इधर म्यू नॉट एन को लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 पाई आर इंटू आई, ठीक है, ये तो क्या हो गया बी, इंटू एरिया कितना बेटा, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया बेटा, बी डॉट एरिया मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, आई से आई क्या हो गया, एक आर से आर भी क्या हो गया, पाई से पाई भी क्या हो गया, डिवाइड में 2 दिख रहा है, ऊपर म्यू नॉट दिख रहा है, बोलो,
ठीक है। अच्छा एक आर भी दिख रहा है। अच्छा एन की वैल्यू दो, एन स्क्वायर आ रही है। एन स्क्वायर क्यों आ रही है? एन की वैल्यू 2 टाइम्स क्यों आ रही है? मैंने आपको बताया था एन फाइव, ये कितने टन के लिए निकाला है मैंने? 1 टन के लिए। एन टन के लिए एक और एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वेयर बाई 2 आर, म्यू नॉट एन स्क्वेयर बाई 2 × आर। ये याद कर लो या फिर निकाल लेना, इतने वैसे याद नहीं हो पाएंगे लेकिन वो जरूर से याद कर लेना। सोलोनॉइड, इज दैट क्लियर? ये क्या होगा बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस का डाटा होगा। एक और कंसेप्ट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर समझिएगा आप, एक कॉइल है, यहाँ पे अपन ने जो है बैटरी लगा रखी। क्या लगा रखी बेटा? यहाँ पे पास में एक और कॉइल लगा दिया और यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस वगैरह या कोई गैल्वेनोमीटर वगैरह है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैं यहां पर इसके की को क्लोज कर रहा हूं वैसे ही यहां पर करंट बढ़ेगा। बोलो, करंट बढ़ेगा तो यहां पर बी में चेंज आएगा, बी में चेंज आएगा तो फ्लक्स चेंज आएगा। फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? वो फ्लक्स कुछ ना कुछ इस प्लस वाले से भी थोड़ा सा लिंक कर जाएगा। अरे बोलो, वो फ्लक्स थोड़ा सा किससे लिंक कर जाएगा? अब पास वाले से लिंक करेगा तो पास वाले में भी एक तरीके से फ्लक्स नहीं था और फ्लक्स आया, मतलब चेंज आया। बोलो, पहले तो फ्लक्स नहीं था और फिर आया तो क्या आया? फ्लक्स में चेंज आया। बोलो बेटा, फ्लक्स में चेंज की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या आएगा? इंड्यूस करंट। अब आप एक बात देखें, खुद की कॉइल में पास वाले की कॉइल के कारण इंडक्टेंस डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। खुद की कॉइल में देखिए, इसमें जो इंडक्टेंस डेवलप होगा दैट डेवलप ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। खुद की कॉइल में खुद की बैटरी के कारण इंडक्टेंस डेवलप हुआ, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन खुद की कॉइल में पास वाले की कॉइल के कारण इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है, इसमें इसके कारण डेवलप हो रहा है। अपन इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको बोल सकते हैं अपन प्राइमरी कॉइल। बोलो बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको क्या बोल सकते हैं अपन? तो सेकेंडरी कॉइल में इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है प्राइमरी कॉइल के कारण, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे काम करता है कौन बच्चा? ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे कौन काम करता है बच्चा? ट्रांसफॉर्मर। आगे पढ़ेंगे अपन। क्या बोला बेटा मैं? खुद की कॉइल में पास वाले की कॉइल के कारण इंडक्टेंस डेवलप, उसको क्या बोलते हैं अपन? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप एक बात देखिएगा यहां पर बेटा, मैं इसको इधर डिराइव करता हूं। पाई सेकेंडरी कॉइल में आया, पाई किस में आया? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इन प्राइमरी। अरे बोलो, पाई सेकेंडरी कॉइल में आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इन, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय एम, पाई इज इक्वल टू एम आई। हाँ या ना? पाई सेकेंडरी कॉइल में आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इन प्राइमरी। इफ प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय एम, एम क्या चीज होगी बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होगी बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम क्या चीज हो जाएगी बच्चा? कोएफिशिएंट ऑफ। ये फ्लक्स किसके कारण होगा? ये फ्लक्स किस में होगा? सेकेंडरी कॉइल। किस में होगा? कितने टर्न्स में? और एन टर्न्स के लिए निकालना है तो N5। एन किसका लेंगे? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? एन किसका लेंगे? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? यहां पर सेकेंडरी का लेंगे बेटा। सेकेंडरी में फ्लक्स आ रहा है ना, किसमें आ रहा है बेटा? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। अरे क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। नहीं समझे? क्लियर हुआ? हमने बचपन से पढ़ा है क्या? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो, E इज इक्वल टू माइनस, पाई को कितना लिख सकता हूं बेटा? एम आई बाई डी टी। बोलो, अगली स्टेप में E इज इक्वल टू एम बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा बेटा? डी आई बाई डी टी। बोलो, E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। समझ आया नहीं आया? ये ईएमएफ किस में आ रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल किसमें बेटा? कौन सी कॉइल में?
ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। करंट किस में आया था? प्राइमरी कॉइल में, लेकिन कुछ फ्लक्स किसके साथ लिंक कर गया? समझे नहीं समझे? इंडक्टेंस किस में डेवलप हुआ? सेकेंडरी कॉइल। तो क्या प्राइमरी में नहीं होगा? होगा। उसमें होगा किस कंसेप्ट पे? सेल्फ इंडक्टेंस में। प्राइमरी कॉइल में जो इंडक्टेंस डेवलप होगा, दैट इंडक्टेंस डेवलप ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। अरे बोलिए। बट सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्टेंस डेवलप होगा, दैट डेवलप ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो काहे के कारण डेवलप होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आप एक बात देखिएगा, कुल मिला के सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच की गैप या उनके बीच की कपलिंग पर। सपोज करो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को इस प्रकार से रखा कि फ्लक्स जा ही नहीं पा रहा है। एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा तभी पढ़ेगा जब वो दूसरा बच्चा पढ़ने वाले बच्चे के कांटेक्ट में हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी आएगा। अरे बोलो। कोई भी बच्चा जिसके अंदर पढ़ाई की इच्छा आ रही है, इच्छा पैदा हो रही है, तो वो उसमें पढ़ाई की इच्छा कब आ सकती है? जब वो बच्चा किसके कांटेक्ट में हो? पढ़ने वाले के कांटेक्ट में हो। कौन सा इंडक्टेंस आ रहा है? आ रही बात समझ में? लेकिन इन दोनों का कांटेक्ट इस प्रकार होना चाहिए कि क्लास में एक टेबल पे हो, थोड़ा आगे पीछे बैठे हुए हो, एक क्लास के इस कोने में, दूसरा क्लास के उस कोने में, एक इस हॉस्टल में रह रहा है, दूसरा उस हॉस्टल में रह रहा है, दूर दूर, कोई कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं, तो कहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा? मतलब दोनों की कोई कपलिंग ही नहीं है। दोनों की क्या है? कोई। देखो बेटा, एक बात जीवन का सिखा देता हूं मैं। आपका जीवन जो भी रहता है वो डिपेंड करता है आपके अंदर किस प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं, और आपके अंदर किस प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के लोग, और आसपास हमारे ऊपर जो प्रभाव डाल रहे हैं लोग। वो हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो हमें नेगेटिव विचार दे रहे हैं, जो हमें गलत बात सिखा रहे हैं, जिनके अंदर खुद में गलत विचार हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी गलत विचार आएंगे। इसी को बोलते हैं भाग्य। इसी को क्या बोलते हैं? और भाग्य को काबू करना इसको बोलते हैं हम खुद से जज कर लें, ये हमारे काम का व्यक्ति नहीं है, तू दूर हो जा। हमारे काम के जो विचार हैं उन विचारों को अपने कांटेक्ट में लेके आओ, उन विचारों को अपने कांटेक्ट में लेके आ जाओ। यह बात समझ लेना। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है, एक बात बता दूं, कि एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा जो उसकी संगत में, उसने रिजल्ट नहीं दिया। दिया, डेफिनेटली दिया रिजल्ट, डेफिनेटली रिजल्ट दिया है। बात आ रही है समझ में? और नहीं दिया है तो रिजल्ट के बहुत करीब तक जरूर गया। सिद्धांत गर्ग एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था, उसके साथ उसका एक दोस्त आया, साथ में पढ़ते थे दोनों जने, इसी क्लासरूम में साथ में पढ़ते थे दोनों जने। सिद्धांत गर्ग 600 नंबर लाता था तो बच्चा 550 पौने 600 तक लेके आ जाता था उसके प्रभाव। अरे बात आ रही है समझ में? उसके कांटेक्ट में रहकर डेफिनेटली नंबर लाता था। किस्मत ने लगा दिया लॉकडाउन, दोनों अपने अपने घर में अलग अलग। सिद्धांत गर्ग सिलेक्ट हो गया 659 नंबर लेकर, दूसरा बच्चा रह गया, कोई दिक्कत नहीं, 550 नंबर आए। लेकिन जब उसने रिपीट किया ना, तो उसने ये देखा उसके 550 नंबर भी नहीं आ रहे नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद जब उसने थर्ड रिपीट किया तो उतने नंबर भी नहीं आ रहे। आपके जीवन में डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है कि आप किन विचारों के साथ। एक बात तय कर लेना आप, ये आप फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आप किन विचारों के साथ। क्लास में हम सुन रहे हैं, समझना मेरी बात तुम, क्लास में हम, हमारा कंसंट्रेशन बनाने का काम करता है हमारे आसपास का बच्चा भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम अपने अंदर किस प्रकार के विचारों को डेवलप कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है कि हम दूसरे के साथ किस प्रकार से म्यूचुअली बॉन्डेड है। नहीं समझे आप? किस तरीके से? म्यूचुअली। और म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होगा जब दोनों काय में आएंगे, कॉन्टेक्ट में, दोनों के बीच में कपलिंग होगी। कपलिंग इतनी अच्छी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लिपट गए। कपलिंग के इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं इसको। के को क्या बोलते हैं बेटा अपन? के को क्या बोलते हैं बच्चा अपन? के को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं बच्चा?
मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग? मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि प्राइमरी ने फ्लक्स दिया, सेकेंडरी ने फ्लक्स लिया। प्राइमरी नहीं दिया बेटा फ्लक्स, और सेकेंडरी ने लिया, लेकिन जितना प्राइमरी ने दिया उतना सेकेंडरी ने लिया, मतलब दोनों के बीच में कपलिंग 100%। जितना प्राइमरी ने फ्लक्स दिया उतना सेकेंडरी ने फ्लक्स लिया, दोनों का फ्लक्स सेम। फ्लक्स इन सेकेंडरी क्या बेटा, डिवाइडेड बाय फ्लक्स इन प्राइमरी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 100%। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बेटा, और 100% कपलिंग के लिए के की वैल्यू 1 होगी, और यह तभी संभव होगा जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही इस तरीके से लिपटे हुए, थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हैं, के की वैल्यू 1 से छोटी होगी। के की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी 1 से छोटी। दोनों इस तरीके से होंगे कि एक इधर दूसरा परपेंडिकुलर। बात आ रही है समझ में, एक उत्तर में तो दूसरा पश्चिम में। कोफिशिएंट ऑफ कुछ कपलिंग ही नहीं हो रही है। मतलब ये वही बात हो गई कि एक बच्चा क्लास के इस कोने में, दूसरा बच्चा क्लास के उस कोने में, दोनों के बीच में कोई कपलिंग बैठ ही नहीं सकती। अरे बात आ रही है समझ में? कपलिंग की वैल्यू क्या बेटा, 0। कपलिंग की वैल्यू क्या बेटा, 0। इसने फ्लक्स फेंका प्राइमरी ने, सेकेंडरी ने फ्लक्स लिया ही नहीं। सेकेंडरी ने जब फ्लक्स लिया ही नहीं तो उसमें फ्लक्स कितना आया, 0। प्राइमरी ने भले कितना ही फेंका हो, के की वैल्यू 0। अरे बोलो, प्राइमरी ने जितना फेंका सेकेंडरी ने उतना लिया, दोनों के लिए के की वैल्यू 1। अरे बोलो, के की वैल्यू 1। प्राइमरी ने दिया लेकिन सेकेंडरी ने थोड़ा कम लिया, ऊपर थोड़ा कम है, नीचे तो पूरा है, के की वैल्यू 1 से छोटी। नहीं समझे? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए दोनों कॉइल में अपने अपने सेल्फ इंडक्टेंस होंगे। इस कॉइल का अपना खुद का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इस कॉइल का खुद का अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा। सपोज करो प्राइमरी कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। क्या है बेटा, सेकेंडरी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, M इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 L2। क्या बोला बेटा मैं, M इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंटू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? के की वैल्यू काय पे डिसाइड होगी, उनका किस प्रकार से ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बिल्कुल 100%, के की वैल्यू 1, इस प्रकार से 1 से छोटी, इस प्रकार से के की वैल्यू 0। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो आप एक बात देखना, ओवरऑल म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, M की वैल्यू काय पे डिपेंड कर रही है, उनकी बीच की कपलिंग पर। M की वैल्यू काय पे डिपेंड कर गई, दोनों कॉइल्स के बीच के कपलिंग। वैसे के वैसे ही जो है क्या कहते हैं, यहां पर भी कुछ आते हैं टर्म्स, ठीक है। अगर हम सोलोनॉइड के बारे में बात करें, एक सोलोनॉइड लिया, पहली कॉइल, अरे बोलो, और दूसरे इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। दूसरा सोलोनॉइड लिया मैंने, इसको इसके साथ लपेट दिया। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अपन ने जो है क्या कहते हैं दोनों की 100% मानी। कितनी मानी, कितनी मानी? अब यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ना M का, वो बनेगा म्यू नोट ना ल न, म्यू नोट ना ल न में N1 और N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N1 क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर प्राइमरी कॉइल, बोलो। N2 क्या चीज है, ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अरे बोलो, सही बात है, सही बात है। अब आप एक बात देखना, N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल N1 बाय L, A/L, अरे बोलो N2 बाय L, L से L क्या हो गया, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, म्यू नोट N1 N2 A बाय L, बोलो म्यू नोट N1 N2 A बाय म्यू नोट N1 N2 A बाय, और अगर मीडियम वैक्यूम नहीं हुआ कोई और हुआ तो क्या कर देंगे हम, म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू N1 इंटू N2 इंटू A बाय L। नहीं समझे, नहीं समझे?
मुख्य रूप से आपको सोलोनॉइड के लिए तो एक्सप्रेशन याद रखने का, दूसरे के लिए याद रख लो तो बढ़िया बात है। वैसे तो दूसरे के लिए ज्यादा पूछा जाता था एम्स में, इसमें पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पूछ भी सकते हैं, इसलिए हम अपनी साइड से करा रहे हैं। आप मुद्दे मुद्दे की बात कम से कम ये जरूर याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रखो। और एक्सप्रेशन याद रखो तो बढ़िया है, और नहीं याद रखो पाओ एक्सप्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। कैसे निकालोगे? पाई इज इक्वल टू एम आई, पाई इज इक्वल टू एन फाई इज इक्वल टू एम आई लगाना, एन फाई इज इक्वल टू, अरे समझे नहीं समझे, एन फाई इज इक्वल टू, और एन किसका लोगे वहां पे? सेकेंडरी का। पाई की जगह कितना रख दोगे? बी ए, अरे बोलो। बी किसका लोगे? प्राइमरी का, अरे बोलो। तो बी में जो एन आएगा वो किसका आएगा? प्राइमरी का। वापिस बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना ये कैसे आया, चलो यही बता देता हूं इस एक के लिए। एक कोइल है, दूसरी कोइल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। बोलो नंबर ऑफ टर्न्स N2 फाई इज इक्वल टू एम आई। फाई की जगह कितना लिख सकते हो? बी ए एम आई। बोलो बेटा, एक एक डिराइव करवा रहा हूं यार, ध्यान दीजिए आप। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? म्यू नॉट, सॉरी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट N1 आई इंटू एरिया इज इक्वल टू एम आई। आई से आई क्या हो गया? yes. N1 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे बोलो, देखो आंसर। ऐसा डेरिवेशन नहीं है कि कोई अपने को इसमें तोपे चलानी, गुलेट चलाने जितना काम। क्या चलाना है? गुलेर 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 चलाई कभी? चले गुलेर? क्लियर हो गया बेटा? म्यू नॉट N1 N2 ए बाय, क्या बेटा बोलिए, रिपीट कीजिए एक बार फॉर्मूला। म्यू नॉट N1 N2 ए बाय एल। बाकी दूसरे सारे याद कर ही लेंगे आप। मैंने बताया कि इंडक्टर उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कैपेसिटर और रसिस्टर होता है। तो रसिस्टर तो सीरीज में सर जुड़ते हैं, R1 प्लस R2 होता है। रसिस्टर सीरीज में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और क्या होता है? कैपेसिटर होता है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जैसे रसिस्टर होता है वैसे इंडक्टर होता है। L इक्विवेलेंट इसका आता है बच्चा कितना? L इक्विवेलेंट कितना आता है इसका? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। M का जिक्र हो तब लगाना M, ये वाली बात, नहीं तो बस खाली इतना ही, समझे? M का जिक्र, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा बता देता हूं। पहले बात समझे, L1 प्लस L2 सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस जोड़ दो। समझे आप मेरी बात? दूसरी चीज, इसमें ऐसा होगा कि कोइल अगर सेम ओरिएंटेशन में वाउंडेड है तो प्लस 2M करना। क्या करना? और कोइल इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में वाउंडेड है, मतलब इसमें तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, और दूसरी कोइल में करंट कैसा जा रहा है? पहली कोइल में कैसा जा रहा है और दूसरी में कैसा जा रहा है? तो यहां पे माइनस करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस माइनस में तभी लेना बेटा, एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, जब सामने वाला इसका क्या करेगा? जिक्र, तभी तुम इसकी क्या करोगे? जिक्र। क्लियर हो गया बेटा? ये तो कब आएगा? ये तो कब आएगा? जब बात सीरीज की हो। कब आएगा? जब बात सीरीज की हो। सर जब बात पैरेलल की होगी तब क्या होगा? तब वही होगा जो रेसिस्टर के लिए होगा, वही होगा जो सेम पॉइंट्स के बीच में है। 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1/1 बोलो बेटा, L1 प्लस 1/L2। अरे क्लियर है? ये L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया?
L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। इसके लिए इतना ज्यादा नहीं देते हैं, +-2 में, और देते तो कर देना। क्लियर हो गया बेटा? क्या क्या पढ़? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेल किसके लिए? सोलोनॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए। बोलिए बेटा, पढ़ा? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ½ Li² हाफ B² बाय म्यू। पढ़ा नहीं पढ़ा? और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, क्या बेटा? ये कौन सा कॉम्बिनेशन? 2 मिनट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए आप मेरी बात? वो अगर दे तो, वैसे इतना नहीं देता है। अगर दे दे तो सेम डायरेक्शन में +2 है, अपोजिट में दे दे तो -2 है। आगे अगर वो दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तब लगाना, जब सामने वाला देगा क्वेश्चन के अंदर, डाटा देगा, एम को जिक्र करेगा। समझे ना आप मेरी बात? वैसे तो बहुत कम चांसेस है देने की, एक बात बताऊं, यूनिट लेवल पे, लेकिन फिर भी बता दिया। अगर देगा तो आप क्या करोगे? +2m, जब करंट सेम डायरेक्शन में दोनों को, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट के साथ जोड़ देंगे ना। चलो इसकी प्रॉब्लम्स तो अपन अभी करेंगे, कब करेंगे? प्रॉब्लम करके बताएंगे। प्रॉब्लम करके बताएंगे भैया सभी। क्या बोल रहे हैं? चलो देख लेते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ गया। सर्किट में करंट यहां से यहां आ रहा है, मतलब कहां से? 5 एम्पीयर से कहां आ रहा है? टाइम कितना दे दिया है? एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट का आ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं E क्या होता है? -L/di/dt। अरे बोलो। अच्छा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ΔI/ΔT। ठीक है ना? क्या भी लिख सकते हो? ΔI/ΔT। ई की वैल्यू कितनी दे दी है? 200 वोल्ट। मैग्नीट्यूड ले लो बस खाली, L। चेंज इन करंट कितना? तो 5 से कितना जा रहा है? 0, मतलब -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 डिवाइड बाय चेंज इन करंट कितना? 0.1। अगली स्टेप में 0.1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया? 20, और 20 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 4। एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4 हेनरी होती है बेटा। इसकी यूनिट याद रखना, मैंने बताया नहीं था आपको। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। जैसे रसिस्टर की ओम होती है, कैपेसिटर की फेराड में होती है, वैसे इसकी यूनिट काय में आती है? हेनरी। एक और प्रॉब्लम आपको दे रखी है, आईओटी के बीच में ग्राफ दे रखा है। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स, एक जैसे इंडक्टर है, कैरीज करंट दैट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू लीनियर लो। इन विच ऑफ द 2 इंडक्टर हैव सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ इज ग्रेटर? किसमें ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा? किसमें इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा? एक बात बताइए, 10 120 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है, 10 150 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है? 10 120 डिग्री कितना होता है? 10 120 डिग्री कितना होता है बच्चा? बोलिए। √3 माइनस का। और 10 150 डिग्री कितना होता है? -1। 10 में बड़ा एंगल वैल्यू छोटी, याद रखना। क्या बोला? 10 में बड़ा एंगल वैल्यू छोटी, स्लोप छोटा। ये ओवरऑल स्लोप ही तो होता है बेटा। 10 थीटा में बड़ा एंगल मतलब ऑप्ट्यूस एंगल में, ऑप्ट्यूस एंगल बड़ा, वैल्यू क्या आएगी? छोटी। अब आप एक बात देखिए, यहां पर सामने वाले ने आपको आई और टी के बीच का ग्राफ दे रखा है 2 के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये वाला सेकंड वाला हो गया। आप देखना 1 और 2 के अंदर सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है। सेकंड वाले का स्लोप ऑप्ट्यूस में ज्यादा, मतलब एंगल ऑप्ट्यूस में थीटा ज्यादा, मतलब फाइनल वैल्यू कम। अरे बोलो, फाइनल वैल्यू। मुझे बताइए आई और टी का स्लोप क्या देगा? di/dt। अरे बोलो, आई और टी का स्लोप क्या देगा बेटा?
अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सपोज करो इसके लिए थीटा 1 बोलता हूं और इसके लिए थीटा 2 बोलता हूं, तो कौन बड़ा हुआ? थीटा 2 बड़ा हुआ काय से? लेकिन टेन थीटा 1 बड़ा हुआ काय से? अरे बोलो, मतलब डी आई बाई डी टी किसका बड़ा है? फर्स्ट वाले का। डी आई बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन डी आई बाई डी टी ऑफ, ऐसा हुआ नहीं हुआ बेटा? हुआ। अब हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। सामने वाले ने बोल रखा है दोनों कैसे इंडक्टर है, दोनों कैसे इंडक्टर है, मतलब दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या है? इंड्यूस ईएमएफ में कंपैरिजन पूछा है, जिसका डी आई बाई डी टी ज्यादा उसका इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा। माइनस साइन तो सिर्फ अपोज को बताता है, जिसमें डी आई बाई डी टी ज्यादा उसमें इंड्यूस ईएमएफ, डी आई बाई डी टी किसमें ज्यादा है बेटा? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले का इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा कैसे? सेकंड वाले। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? ठीक है। ओके, बता लीजिए।